हेलो बच्चों, कैसे सब लोग अच्छे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो तुम देख रहे हो 8.2 लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले क्लास में, इससे पिछला जो क्लास था उसमें हमने आपको इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स है वो निकाल के बताया है कि उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको मैंने बोला था कि लॉजिकली समझने के लिए कि कैसे फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चंस को करते वक्त उसके वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो ये जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है ना, जो मैं इसको एक बार फिर से फिल करता हूँ तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, उसको आपको किसी न किसी तरह से याद रखना है। अगर तुम अच्छे से याद करके रखोगे तो मुझे लगता है क्वेश्चंस करना ईजी होगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपको याद रखना है। तो एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ट्रिक के लिए लिखा है ना। ये क्या है यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे, पहले एक काम करो, 0 के नीचे 0/4, 30 के नीचे 1/4, 2/4, इस तरह से 45 के नीचे, 60 के नीचे 3/4, 90 के अंदर 4/4 लिख लो। और सबका मतलब मैंने रूट भी लिया है। तो इससे क्या मिलेगा देखो, 0/4 वैल्यू देगा 0 और रूट 0 का वैल्यू होता है 0, तो इसके नीचे लिख दो 0। 1/4 रूट अंडर 1/4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, मतलब यहाँ लिख दो 1/2। रूट अंडर 2/4, 2/4 में बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो ये √2 ही रह जाएगा। तो दिस इज 1/√2। इसके बाद आप देख सकते हो √3/4 लिखा है यहाँ पे। √3/4, 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं, तो दिस इज √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ये वाला वैल्यू आ गया √3/2। और 4/4 क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा √1। देखो 4 4 कैंसिल, √1 और 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर निकल के 1। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि टेबल बना करके पूरा वैल्यू कैसे निकालना है। लेकिन मैं फिर से ये बोलूंगा कि अगर आपको मैं अचानक से बोलूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, तो क्या पूरा टेबल लिखोगे, याद तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भी एक शुरू में इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो मैं बता देता हूं। तो पहले साइन थीटा कैसे लिखेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सारे एंगल के नीचे लिख दो सीक्वेंस में और सबका रूट ले लो, और उसका जो वैल्यू होगा वही साइन थीटा का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए वैल्यू होगा। मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और मैंने आपको बताया था जब साइन मिल गया तो बाकी का वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। कॉस का क्या होगा, यहाँ से उल्टा लिख दो, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 बीच में ही है तो यहीं रह जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे होगे। अब मुझे टैन थीटा लिखना है, तो टैन थीटा आपको याद होगा, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे बच्चों ये होता है या नहीं। तो अभी देखो साइन यहाँ पे है, कॉस यहाँ, 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि नीचे में 1 है ऊपर में 0 है। ये देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3। मतलब ये चीज़ कैसे हुआ इसके लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दिया, लेकिन आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज 1/√3। इसी तरह से देखो 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। और 1/0 सबको पता है 1/0 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का सिंबल ऐसे लिखते हैं, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर रियल में मैंने 1/0 किया है तो 0 नीचे में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे ना तो 0 नीचे में है, तो 0 के नीचे में आने की वजह से क्या हो जाता है, वो हमारा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं लिख सकते। डन। कॉट थीटा क्या होगा, या तो कॉस अपॉन साइन कर लो, यहीं से कर लो। जो तुमने टैन थीटा का वैल्यू लिखा है उसको उल्टा लिख लो, दिस इज इन्फिनिटी, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 बीच में ही रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0/1 0 यहाँ आ जाएगा। सेक थीटा याद करो, सेक थीटा का वैल्यू क्या था, सेक थीटा का वैल्यू क्या था 1/cos थीटा, यानी कि cos का जो भी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, 1/1 मतलब 1 ही रहेगा।
√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, 1 नहीं लिखते नीचे, 1/2 क्या हो जाएगा 2/1, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। और देखो ये 0 है, रियल में ये 0 और नीचे में 1 है, तो ये हो जाएगा 1/0, वापस से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ये वाला वैल्यू हो गया अनडिफाइंड। कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर मुझे लिखना है, कॉसेक थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, या ऐसे लिखो या इसको यहां से भी लिख सकते हो, ये इन्फिनिटी यहां पे है तो इन्फिनिटी, यहां से 2, यहां से √2, यहां से 2/√3 और ये हो गया 1। तुम साइन थीटा का भी रेसिप्रोकल लोगे तो ऐसे ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है इसको एक बार, दो बार, तीन बार किसी भी तरीके से लिखो और बार बार वैल्यू को क्या करो, लिख के याद करो। माइंड में आपका अगर ये वैल्यू सेट हो गया तो ही 8.2 के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और ये बहुत आसान है। वैल्यू लिखते ही देखना ये क्लास 8th 7th का क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है ना। क्लास 9th में जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर पढ़ा है उन सबका ही लगेगा कि वही मिक्स हो गया, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी कुछ नया नहीं रहेगा। तो ये इतना ईजी है। तो किसी भी तरीके से जैसे मैंने ये वैल्यू लिखा उसको आप लिखो और याद करो। याद करने के लिए ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा, ये वाला कि साइन थीटा का वैल्यू लिखते वक्त 0, 30, 45, 60 और 90 के नीचे क्या लिख देंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और उसका रूट ले लेंगे, सबके ऊपर रूट, और वो जो वैल्यू देगा वो वैल्यू साइन थीटा का पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होगा। तो मैंने आपको करके बताया, फिर से देखना चाहते हो बैक जाओ फिर से देखो। तो साइन थीटा का मिल गया तो कॉस थीटा उल्टा लिखेंगे, यहां से जो ऐसे गया अब ये वैसे उल्टा लिखेंगे। साइन कॉस मिल गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan मिलेगा। कॉट क्या होगा, यहां से उल्टा लिखेंगे। सेक कैसे मिलेगा, 1/cos करने का, कॉस का वैल्यू जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेने से ये वाला वैल्यू आया। कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। या यहां से भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी ये आ गया, 2 यहां आ गया, √2 बीच में ही रहेगा, 2/√3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो मैंने चार्ट बनाए हैं ये बार बार आप प्रैक्टिस करो और इसको पूरी तरह से याद रख लो। जैसे ही आपको याद हो गया होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो इसको एक बार कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, इसके बाद 8.2 करते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैंने 8.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है और साइड में आपके हिंट के लिए टेबल भी रखा है। ये टेबल आपके दिमाग में वैसे होना चाहिए। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला इवेलुएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 √3/2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो यहाँ लिखो √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो √3/2 वापस से आ जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2। देखो वहाँ से टेबल एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, आपको याद रखना होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों यहाँ पे इंटू में है, यहाँ दोनों इंटू में, बीच में प्लस है, तो पहले इसको सॉल्व करो। √3 इंटू √3, जब भी कोई भी वैल्यू रूट में होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, रूट चला जाता है। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये बन जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3, और 2 इंटू 2 बन जाएगा बच्चों 4, प्लस 1 इंटू 1 1, नीचे में आ जाएगा 4। जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ से आएगा 3 + 1, सो ओवरऑल ये आ गया 4/4। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 1। कितना आसान है। अरे बताओ क्या इसमें कुछ नया पढ़ रहे हैं? अगर मैं किसी 7th 8th के बच्चों को भी समझा दूँ कि इसका वैल्यू ये होता है तो वो भी कर देगा। कितना आसान है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें सिर्फ क्या है, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसके साथ एंगल भी है, उस एंगल पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके ऊपर में स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब कर देते, यहाँ पे भी क्यूब होता तो क्यूब कर देते, जो भी पावर है वो वहाँ पे उस वैल्यू के ऊपर रख देंगे। सबसे पहले 2 है, 2 को कुछ नहीं कर सकते, 2 बाहर ही रहेगा। नाउ tan 45, tan 45 1 होता है, देखो tan 45 1 होता है, तो यहाँ होगा 2 इंटू 1 और यहाँ स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस तो प्लस।
कॉस स्क्वायर 30, पहले कॉस 30 देखो, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो लिखो √3/2 और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बहुत अच्छे से समझते रहो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है यार। देखो ये ना, माइनस साइन स्क्वायर 60, तुम ही बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं किसका, पहले साइन 60 का वैल्यू, यस साइन 60 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो √3/2 होता है, यस लिख लेंगे यहाँ पे √3/2 और फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब वैल्यू निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर, तो फिर से वही चीज़ है, √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और नीचे में क्या आएगा 4। देखो ये प्लस का 3/4 है, ये -3/4 है, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। कोई बच्चा चाहे तो यहीं भी कट कर सकता था कि सर ये √3/2 का स्क्वायर है -√3/2 का स्क्वायर, ये कहीं कैंसिल हो गया, बट एक स्टेप ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप करो इसको यहाँ तक कर सकते हैं। तो देन बचा क्या, 2 × 1, दिस इज योर आंसर। कितना आसान है। तो देखो इस पहले वाले क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने पहले 2 किया है, तो पहले इसको लिखो, फिर अगला 2 करते हैं, फिर बाकी के करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही है ना, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सब क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में 5 है, 2 हम लोगों ने किया, तीसरा यहाँ से करते हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, सीधे आपको याद होना चाहिए 1/√2। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ, अभी ये जो डिवीजन साइन है ना, या तो ऐसे लिखो या यहाँ पे डिवीजन का सिंबल दे करके भी लिख सकते हो। मैं भी बताऊँगा। सेक 30 डिग्री क्या होता है ना, बच्चों को सेक 30 डिग्री जल्दी याद नहीं रहता है, लेकिन cos 30 डिग्री तो याद रहता है। cos 30 डिग्री कितना होता है, तो देखो यहाँ पे √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री उसका उल्टा कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री है, तो फिर से साइन 30 डिग्री याद रखो, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं +2। ठीक, अब कुछ नहीं रह गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं। इधर देखो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/√2। मैं बोल रहा हूँ ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला जो डिवीजन है ना, ये वाला डिवीजन, इसको मैं डिवीजन साइन लिख देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है, फील किया है कि जब इतना बड़ा फ्रैक्शन होता है, ऊपर में एक फ्रैक्शन है, नीचे में फ्रैक्शन है, तो रेशनल अपॉन रेशनल हो गया ना, तो कभी कभी क्या होता है, कम्प्लेक्स होने की वजह से उनको सिंप्लीफाई करने में दिक्कत हो जाती है। तो आपको ऐसा ना हो, इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। ये वाला पहले लिख लिया करो और इस वाले साइन को डिवीजन लिख लिया करो, और जो नीचे में है ना उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, 2/√3 अब +2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2, डिवीजन अभी रहने देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 √3 का एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ से √3 मैच कर रहा है तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 है तो इसको √3 होना पड़ेगा, तो इंटू √3 करेंगे, इधर भी इंटू √3 करेंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि √3 से इंटू करोगे तभी तो एलसीएम के बराबर होगा, तो ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 2√3। चेक कर लो। अब देखो यहाँ डिवीजन है, यहाँ क्या है, दिस इज डिवीजन, तो आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 + 2√3। चेक कर लो, ये 2 + √3 नीचे, √3 ऊपर। अब आप देख सकते हो, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ये √2 से 2 को मल्टीप्लाई होगा, इस √2 से इस को मल्टीप्लाई होगा। मैं क्या करता हूँ ना, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे में इरेशनल नंबर है, यहाँ भी इरेशनल नंबर। देखो रेशनल प्लस इरेशनल ही होता है, तो ये इरेशनल है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा है, याद करो क्लास 9th में जब भी हम लोग क्वेश्चन करते थे इसका नंबर सिस्टम का, तो वहाँ पे था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे ही इरेशनल टर्म नीचे दिखता है आपको रेशनलाइज करना ही पड़ता है। जैसे कहीं पे मुझे 4/8 दिखा, ये सही है, बट आप क्या लिखते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे देखा जाए तो मेरा आंसर यहीं पे आ गया, मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में आंसर लिख दूँ, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्लास 9th में जो नंबर सिस्टम का रेशनलाइजेशन जैसे करते थे वैसे करो। तो या तो √2 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक टर्म बना के फिर से जो नंबर बनेगा उसको रेशनलाइज करो, या अलग अलग कर दो। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1/√2 है ना बच्चों, इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे √2 से, तो देखो √2 इंटू √2 मिलकर 2 हो जाएगा। ये सिंगल नंबर है ना √2, तो इसका क्या है, इसका तो क्या होता है याद करो,
जो नंबर नीचे में डिनोमिनेटर अगर ये √2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये रेशनल हो जाएगा, तो √2 से ही करोगे। तो ये हो गया यहाँ पे, ये है इनटू, और यहाँ देखो ये हो जाएगा √3 और नीचे में है हमारे पास 2 + 2 √3। चाहे तो तुम 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कुछ बच्चों को डाउट होने लगता है, ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 + 2 √3, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो। तो 2 + 2 √3 क्या होगा, 2 - 2 √3। सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस होता तो प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 2 √3। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले इस 1 √2 को रेशनलाइज किया, फिर इस वाले वैल्यू को रेशनलाइज कर रहे हैं। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर में भी डाल सकते हो। क्लियर? यहाँ पे मैंने जो डिवीजन को इनटू किया था तो √3 ऊपर चला गया था और ये नीचे आया था, ये ध्यान रखना। अब देखो 1 × √2 क्या हो जाएगा, √2। √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट है ना, तो 2 रूट मिलकर के एक वैल्यू देते हैं, दैट इज 2। तो √2 × √2 क्या होगा, बस इसका रूट हट जाएगा, इनटू। अब देखो यहाँ पे ये वाला √3, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला √3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो √3 × 2 मिलके हो जाएगा 2 √3 माइनस ये √3 और 2 √3। देखो √3 मिलके 3 और इंटू 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। कैसे किया, √3 × 2 2 √3, √3 × √3 3, और इधर 2 भी तो है तो 3 × 2 = 6, पीछे माइनस है तो माइनस, और नीचे में याद करो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों बोलते रहो, 2a², बिल्कुल सही, और यहाँ पे -2 √3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से जो वैल्यू है वो हम लोग इधर लिखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से क्या आने वाला है, सही है, ठीक है। देखो √2/2 जो है ना, इस √2 को अब ये ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, ये √2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। देखो यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर है, ये √2 और √3 अलग है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6। इसमें आप कंफर्टेबल होगे, क्लास 9th में सब सीखा है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, ये 2 √6 हो गया। कैसे, √2 × √3 √6 और पीछे का 2 वहाँ लग जाएगा। अब ये √2 है और यहाँ -6 है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या लिखेंगे, 6 √2, 2 √6 - 6 √2। नीचे में ये 2 को मैं अभी रखता हूँ, ये 2 को मैं यहाँ रखता हूँ, ये वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये वाला 2 पहले से है जो कि बीच में इनटू है, तो ये इससे इनटू हो रहा है, पहले इसको तो सॉल्व करो। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, देखो 2 √3 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक? कैसे हुआ देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 √3 मतलब 2 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 √3 × 2 √3, तो 2 2 जा 4 और √3 3 हो गया, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, यही तो लिखा है, बस हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा √6 माइनस, यहाँ देखो 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 6 और √2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 2 यहीं पर रहने दो, 4 - 12 हो जाएगा -8। चेक कर लो, 4 - 12 कितना हो जाएगा, -8। अब देखो ये वाला 2 ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है √6 - 3 √2 और डिवाइडेड बाई -8। ये -8 जो आया ना, नीचे में माइनस है, नीचे में माइनस किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इस माइनस को आपको सिंपली ऊपर ट्रांसफर कर देना है। हम ऐसा कर सकते हैं, नीचे वाले नेगेटिव को ऊपर अगर ट्रांसफर करेंगे तो जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये ऐसा बन जाएगा -√6 + 3 √2 डिवाइडेड बाई 8। आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख सकते हो, तो पॉजिटिव पहले लिख दो, 3 √2 - √6 और डिवाइडेड बाई 8, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो थोड़ा इसको एक बार देखो, समझो, और जहाँ भी कोई डाउट है पीछे जाके देखो, बहुत ही सिंपल है, क्लास 9th का ओनली रिवीजन है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखने में इस टेबल ने हेल्प किया, कैलकुलेशन तो हम ही कर ही सकते हैं। 2 फ्रैक्शन है तो मैंने आपको बस एक हिंट दिया है कि इसको ऐसे ना करके यहाँ डिवीजन ले लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बट कुछ लिखना चाहते हो तो एक बार देखो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन 30 डिग्री, मैं यहीं से लिखता हूँ साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, देखो यहाँ पे तो लिखो 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, देखो यहाँ पे tan 45 1 है 1, आपको याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है वैसे, मैं आपके हिंट के लिए यहाँ लिखा हूँ माइनस cosec 60 डिग्री। अब cosec 60 डिग्री जल्दी याद नहीं रहता है तो sin 60 याद होगा, sin 60 √3/2 होता है, तो cosec 60 क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा तो 2/√3, देखो यहाँ पे cosec 60 डिग्री 2/√3 है, तो यहाँ पे चुपके से -2/√3 लिख दो। मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन आ रहा है और यहाँ पे एक डिवीजन है इतना बड़ा, तो फिर से डिवीजन लिख करके नीचे लिखोगे तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, इसका जो पिछला क्वेश्चन था कि इस फ्रैक्शन इसके वजह से ना यहाँ पे कभी कभी क्या होता है लेंदी एक्सप्रेशन हो जाता है, तो कैलकुलेशंस में अच्छे बच्चों की भी गलती हो जाती है, तो आप क्या करो यहाँ से इसको डिवीजन ले लो और ये जो नीचे में वैल्यू आ रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिखो, सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री याद होगा, cos 30 डिग्री कितना था √3/2, देखो यहाँ पे √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, सेक 30 2/√3, तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री याद होगा 1/2, cos 60 डिग्री आपको याद होना पड़ेगा चाहिए, तो cos 60 डिग्री कितना है 1/2, cos sin cos तो आपको याद रखना ही है 1/2, अब प्लस cot 45, tan 45 cot 45 दोनों का वैल्यू 1 होता है, चेक कर लो, tan 45 1 cot 45 1, क्वेश्चन करते करते बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो गया 1, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल क्लास 9th का क्वेश्चन हो गया। चलो देखो यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या देखोगे तो 2 और √3 नीचे में है, तो एलसीएम क्या होगा 2√3, क्योंकि ये वाला दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जब याद करो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 2 3 जा 6, 3 और 5 का क्या एलसीएम होता है 3 5 जा 15, तो 2 और √3 का क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 × √3, जब कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम का सिंपल सा तरीका क्या है, उन दोनों जो भी नंबर्स होते हैं सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × √3 करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो ये 2 है 2, इसको एलसीएम के इक्वल होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें √3 चाहिए, तो √3 मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ से ऊपर में 1 × √3 हो गया, प्लस ये 1 है नीचे में 1 है, तो 1 को 2√3 के इक्वल होने के लिए मतलब 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऊपर में भी 2√3, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस √3 मैच कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 2 चाहिए इसको, तो ऊपर में भी 2 चाहिए, तो 2 पहले से है, एक 2 और मिल जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, डन डिवीजन। फिर से वही चीज़ है यहाँ पे √3 2 और यहाँ पे 1, तो मान लो इसका भी एलसीएम कितना होगा 2√3, यहाँ भी वही चीज़ नीचे में जो यहाँ पे था। अब √3 मैच कर रहा है, यस 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 प्लस ये 2 और 2 मैच कर रहा है, √3 नहीं मैच कर रहा है, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3, समझ रहे होगे, ये सब चीज़ें ना बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो ये मैं यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको अभी नहीं सिखा सकता, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा पीछे की क्लास के कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2√3, क्या करेंगे जैसे यहाँ पे था 2√3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2√3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या, कितना आसान है, यहाँ एलसीएम लिया और फिर सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से ऊपर में देखो √3 के पीछे कुछ नहीं मतलब 1 है, और √3 यहाँ पे 2√3 है, तो √3 का जो फैमिली है वो 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3√3। अब -4 को कुछ नहीं कर सकते वैसे ही रहेगा, और नीचे में 2√3 रहेगा, ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। डिवीजन, अब यहाँ देखो इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, फिर से वही देखो 2√3 और 1√3, √3 का 2 फैमिली है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, दोनों सेम फैमिली मतलब सेम। जब यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर का जो वैल्यू यहाँ पे ये अगर सेम होगा तो पीछे वाले कोफिशिएंट जो होते हैं सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं साइन के अकॉर्डिंग, तो ये √3 ये √3 इसको हम रेडिकेंट भी बोलते हैं, बट आप उतना डिटेल में मत जाओ, ये एक √3 इरेशनल नंबर है, तो √3 जैसा जितना भी होगा सब ऐड किए जाएंगे या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे साइन के हिसाब से, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर मैं इसको है ना 4, यहाँ पे 4 है, आप प्लस 3√3 लिख सकता हूँ, और नीचे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ तक क्लियर? अरे कोई डाउट, कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ डिवीजन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इनटू, और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इनटू ऊपर में हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3।
आप देखो 2√3 यहाँ भी, 2√3 यहाँ पे क्रॉस में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। चेक कर लो, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। अब वही बात आ गई, नीचे में ये तो ठीक था, ये 3√3 मतलब नीचे में इरेशनल नंबर आ गया। और पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, नीचे में इरेशनल नंबर किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसको आपको रेशनल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बोलोगे सर यहाँ पे मैं आंसर छोड़ दूंगा तो क्या पूरा मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे जैसा टीचर होगा तो नहीं देगा, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी आपकी बनती है। अगर 4/8 लिख करके छोड़ दिया तो 1/2 करना आपकी ड्यूटी है। 4/8 तक जब कर सकते हो तो आगे भी कर सकते हो। ये अगर नीचे में ये रेशनल आ गया तो रेशनल करना ही पड़ेगा, अरे करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितना आसान है, डरने की क्या बात है। यहाँ 4 प्लस 3√3 है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 3√3। नीचे में भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3। अरे समझ रहे हो क्या? देखो ना यहाँ पे 4 प्लस 3√3, 4 माइनस 3√3। यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है, 4 माइनस 3√3। समझ रहे होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सो देखो, अगर यहाँ से ये ऊपर वाला जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी होगा। मैं यहाँ माइनस कॉमन करके ना फिर स्क्वायर वगैरह करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ अगर माइनस कॉमन करूँगा ना तो ये 3√3 अब -4 हो जाएगा जो यहाँ पे, फिर उसका दोनों वैल्यू सेम होगा, माइनस पीछे करके स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन आप आई थिंक समझ गए होगे, जो समझ गया वो यहाँ से माइनस कॉमन करके सिंपल करो, जो नहीं समझाए वो यहीं से देखो। इस 3√3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3√3 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 माइनस, सिंपल रखते हैं 3√3, डन। अब इस -4 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3। समझ गए? इससे एक बार इसको फिक्स कर लिया, आप इसको भी फिक्स कर सकते थे, फिर इससे इन दोनों को करते, इससे इन दोनों, मैंने क्या किया इसको फिक्स किया है। तो 3√3 से इन दोनों को देखो यहाँ पे, और -4 से इन दोनों को देखो यहाँ पे, और नीचे में बच्चों समझ में आ रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर। चेक कर लो, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। अब हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पे तो मैं इधर लिखता हूँ। अब देखो इसको क्या करना होगा, अब सिंपल सा कैलकुलेशन। देखो यहाँ से ये 3√3 4 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 3 या 12√3, तो यहाँ लिखो 12√3। एक एक चीज़ समझो, 3√3 दोनों में है तो क्या होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 3 या 27, तो पीछे माइनस है तो कितना हो जाएगा -27। अरे समझ गए क्या? 3 × 4 12√3, 12√3, 3 × 3 9, √3 × √3 3, 9 3 या 27, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 4 या 16, पीछे माइनस है तो -16, -4 और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 4 3 या 12 और √3 है तो 12√3। क्लियर? नीचे में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 या 27। अरे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं रखना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, दिमाग कूल करके आराम से सोचो, समझ में आएगा। रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3√3 था, 3 का स्क्वायर तो होगा क्या होगा 9, √3 भी तो है, √3 का कितना होगा स्क्वायर हट जाएगा तो 3, इधर का 9 इधर का 3 मिलके कितना हो गया 27। कहीं भी देखो 3√3 रियल में क्या है, 3√3 का स्क्वायर है, ये 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, तो 9 3 या 27, यही तो लिखा है यहाँ पे 27। कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन में अगर आपको डाउट हो रहा है थोड़ा रुक जाओ, आराम से करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस इंटू माइनस लास्ट वाले में प्लस रखा। ये √3 अकेला था, इसको कोई भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं आया तो √3 ही रह जाए, बाकी आप नीचे का देख सकते हो। अब चलो ऐड कर लेते हैं इसको। √3 की दो फैमिली है यहाँ पे, एक √3 का यहाँ भी है वैल्यू 12 और एक √3 यहाँ भी 12 है, मतलब √3 जो दोनों जगह पे सेम है, तो इन दोनों का साइन देखो, दोनों क्या है प्लस में, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा 24√3 माइनस, देखो ये दोनों नंबर रेशनल है, दोनों निगेटिव में है, तो निगेटिव दोनों तो ऐड किए जाएंगे, तो 7 + 6 कितना होता है बताओ 13,
और 2 1 3 और कैरी था 1 43 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27, तो 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस 11 आ रहा है बच्चों, चेक कर लो। 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए साइन माइनस का आएगा। मैंने अभी अभी बताया था नीचे में माइनस रखोगे तो इसको बुरा लग जाएगा, ये आपसे गुस्सा हो जाएगा। कोई भी आपसे गुस्सा हो जाएगा आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको माइनस को क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा खलबली मचा देगा, जो प्लस हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो खुशी खुशी प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू -24√3 और यहाँ हो गया +43 डिवाइडेड बाय 11। थोड़ा और सजा के लिख देते हैं, 43 को मैं पहले लिख देता हूँ, -24√3 को बाद में लिख देता हूँ, और नीचे में आ जाएगा 11। दिस इज योर आंसर। अरे बच्चों यही तो आंसर था जिसको ढूंढ रहे थे। चलो इसको छापो, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो पिछले वाला था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखो इसमें रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट 9th का है, वो भी पूछा जा रहा है। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या था, सिंपल, बस आपको बोलते ना गेम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नॉकिंग करते हैं क्रिकेटर, उसी तरह से एक तरह से शुरू वाले क्वेश्चंस को आपको जस्ट आइडिया दे रहा था कि वैल्यू क्या रखना है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी वो करवा लेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग होगा वही यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं तो बीच में ही कहीं पे वो हवे में गोते खा जाएगा, गोता लगाता रहेगा, मेरा कहने का मतलब, और आंसर नहीं आएगा। तो इसको छापो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5वां क्वेश्चन है। टोटल इसमें 5 सब क्वेश्चन थे, 4 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर से वही है, वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा 5 cos स्क्वायर 60, तो पहले इस 5 को कुछ नहीं कर सकते, 5 तो रहेगा ही। cos स्क्वायर 60 में पहले cos 60 का वैल्यू ढूंढो। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos स्क्वायर 60 है। तो पहले वैल्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ पे जो पावर होगा, क्यूब होता है तो क्यूब करते, 4 पावर होता है तो 4 करते, बट उतना बड़ा नहीं देगा आपको, स्क्वायर तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब तक। अब यहाँ पे देखो प्लस, तो प्लस 4 है तो 4, ये पीछे का कोफिशिएंट वैसे ही रहने दो। सेक स्क्वायर 30, पहले सेक 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 2/√3, देखो यहाँ पे सेक 30 2/√3, तो यहाँ से क्या होगा 4 × 2/√3, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए इसको स्क्वायर कर दो, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1, tan 45 1, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये हो गया ऊपर में, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आइडेंटिटी बताऊंगा, ये डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं चाहूँ तो 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी आप आइडेंटिटी नहीं जानते तो आप वैल्यू लिखो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो लिखो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। डन, यहाँ तक वैल्यू हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 है तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, प्लस यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और नीचे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। चेक करो, 4 अपने जगह पे, 2 का स्क्वायर आया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, -1। ये वाला वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने बताया था, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला, इसके जगह पे एक डिवीजन लिख लेते हैं, डिवीजन। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। देखो √3/2 का क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, √3 का कितना होगा 3, और 2 का कितना होगा 4, 3/4। डन, मैंने वैल्यू यहाँ पे पहले इसका सॉल्व किया, इस वाले सिंबल को यहाँ पे डिवीजन में रख दिया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो जो वैल्यू था उसको सिंप्लीफाई किया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 1 मिलकर हो जाएगा 5/4, प्लस 4 4 हो जाएगा 16/3, और -1 ये इधर आ जाएगा, और इधर डिवीजन है, इधर हो जाएगा 4 और 4 कैल्शियम आएगा 4, यहाँ ऊपर में सीधे 1 + 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 4 मैच कर रहा है। डन, यहाँ से आप देखोगे तो 4 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 12, तो 4 3 जा 4 3 जा, तो 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पे ऊपर में जाएगा 4, 16 4 जा 64, माइनस 1 यहाँ पे है तो यहाँ भी 1 × 12, तो 12 ऊपर में ही हो जाएगा 12, ये यहाँ से आएगा। डिवीजन देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इधर देखो
ये दोनों प्लस में, तो इसको देखो इन दोनों को प्लस करके माइनस करो, या ऐसे कर सकते हैं 15 में से 12 को माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3, और 64 पहले से, तो 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12, और ये डिवीजन 1/1 आएगा ना। तो अब आप देखो इसको इंटू भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/1 ही रहेगा। तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, बट आपके लिए मैं फिर भी लिख देता हूँ कि 67/12 इंटू 1/1 हो जाएगा, और आंसर अभी भी आ जाएगा 67/12। तो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5वां था, बहुत ही आसान था। वैल्यू रखने, यहाँ पे कोई रेशनलाइजेशन की जरूरत हमें पड़ी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा इरेशनल नंबर आया नहीं। तो इसको एक बार देखो और इस तरह से इन 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। शुरू में इन 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है, खास करके जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब हम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला याद बोलो, प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी क्या हो, जो बुक में वो थोड़ी ना देगा, बुक से बाहर का भी दे देगा। तो इन वैल्यू को आपको याद रखना है। तो ये 5 क्वेश्चंस खास करके जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारा याद हो जाएगा। अगले 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे तो वहाँ से याद होगा। तो पहले इसको लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऑप्शंस यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन मैंने साइड में लिख दिया थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्या देखो बोला 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू देखो 1/√3 होता है, लिखो 1/√3, ये हो गया। डिवाइडेड बाय, तो मैंने बताया डिवीजन इधर लिखेंगे, इसके वजह से डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे। 1 + tan² 30 डिग्री, तो पहले लिखो 1 + tan² 30, पहले tan 30 का वैल्यू लिखेंगे 1/√3, और फिर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और फिर ये वाला क्लोज। समझ गए? यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 2 × 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 2/√3 आ जाएगा। डिवीजन यहाँ से देखो ये आएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2/√3। डिवीजन यहाँ से 1 है तो नीचे 1, यहाँ आ जाएगा 3, ये 1 और 3 को सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटू 3 तो ऊपर में भी इंटू 3, 3 आप प्लस 3 3 मैच करा है तो 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आ गया 2/√3, ये हमारे पास आ गया 2/√3। डिवीजन है यहाँ पे, तो डिवीजन 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 डिवीजन हो जाएगा इंटू 4/3 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4। अब चेक करना है यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल। अब आपको पता होना चाहिए 3 के पास ना 2 √3 है, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। ये √3 से डायरेक्ट बच्चों को समझ में नहीं आता है 3 कैसे कैंसिल होगा, लेकिन देखो √3 इंटू √3 मिलके 3 होता है, तो ये वाला एक √3 इस √3 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास ऊपर में क्या बचा, ये हमारे पास आया √3 और नीचे में क्या आया 2, ये आया √3/2। देखो कोई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है, √3/2 तो नहीं दिया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है किसी एंगल का। देखो sin 60 डिग्री कितना होता है 1/2, क्या यहाँ पे सॉरी √3/2 कितना होता है √3/2। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा देखो √3/2 यहीं पे आया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अरे समझ गए क्या? तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको लिख लेना है ना पॉज करके, और कोई डाउट हो तो पीछे जाके देख लेना, ठीक। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है वो ये कंप्लीट हुआ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का। जो पहला पार्ट था कि क्या होगा, इसका आंसर हमें मिल चुका है। अब चेक करो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 1 - tan² 45, tan 45 का वैल्यू 1, बिल्कुल सही। तो यहाँ होगा 1, इसका हो गया स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा,
नीचे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अरे बच्चों कितना आसान है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे में आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर में हो गया 0, नीचे में आ गया 2। अरे बच्चों क्या होगा 0, आंसर होना चाहिए 0। ऑप्शन देखते हैं, tan 91 sin 45 0, यहाँ बैठा हुआ है, क्या हमारा ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, 0 0 आ रहा है, ये भी हमारा सही हो। तीसरे को सॉल्व करते हैं, लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। बोल रहा है जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखो यहाँ पे कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये बोल रहा है ये सही होगा a के किस वैल्यू के लिए, a के किस वैल्यू के लिए, a यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको 2 sin a और sin 2a का जो वैल्यू है ना, इसको रख करके देखना होगा LHS और RHS में। तो सबसे पहले LHS को देखो, sin 2a को, पहला ऑप्शन 1 चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू a की जगह पे 0 डिग्री, दैट इज sin 0 डिग्री, और sin 0 का वैल्यू होता है 0, देख सकते हो यहाँ पे, ये LHS हो गया। RHS को देखते हैं, ये हमारा LHS है, RHS को चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 2 इंटू साइन और 0 डिग्री डाल दो, तो क्या होगा 2 इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ये भी आ गया 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। अब 30, 45, 60 पे चेक करना, आंसर सेम नहीं आने वाला है। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अननेसेसरी टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाहता। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे अलग से पूछ सकता है, बट 30, 45, 60 रख के तो देखो, नहीं आएगा ये वाला वैल्यू, दोनों आपस में इक्वल। यहीं पे काम खत्म हो गई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो ये 3 था वो इसी से रिलेटेड था। तो आप देख सकते हो कितना आसान है ये, मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको करना था, तो इसको एक बार देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक और है, बट इसको आप एक बार लिखो, मैं क्वेश्चन 4 लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन 4 इसमें ये है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30, मुझे नहीं पता, ठीक। तो देखो यहाँ से ये वाला जो अभी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ना, A, B, C एंड D, इन्हीं में से कोई होगा, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, 1/√3, ये वाला वैल्यू इधर रखते हैं, यहाँ पे डिवीजन इधर लिख लेते हैं, डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या हो जाएगा, tan 30 वापस से 1/√3 ही होता है, तो लिखो 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दो। फिर इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2/√3 डिवीजन, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 1 2√3, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन है डिवीजन। अब यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अरे किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, बिल्कुल नहीं। नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2/√3 डिवीजन, यहाँ 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 मैच कर रहा है तो 1। तो हमारे पास जो आ रहा है वैल्यू वो इस तरह से आ रहा है 2/√3 डिवीजन 3 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आप लिख सकते हो 2/√3 इंटू 3/2, चेक कर लो यहाँ से 2 कैंसिल, और अभी भी बताया था 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिखते हैं ना, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ वैल्यू आ रहा है √3, यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो जो हमारा ऑप्शन सी था वो करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 में 4 सब क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1 में 5 सब क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आसान है। सब में किसी न किसी तरीके से आपको ये वैल्यू याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चंस फाइनली कर पाओगे। कुछ हद तक कुछ कर भी लिया तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हाँ, मतलब गलत कर दोगे, लिखोगे देखो 2/√3 यहाँ पे भी दिखता है तो 2/√3 यहाँ भी दिखता है, √3/2 यहाँ भी दिखता है तो √3/2 यहाँ भी दिखता है। तो ये 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू है, 60 डिग्री पे साइन का वैल्यू है,
तो आप क्या करोगे ना, खिचड़ी बना दोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ इसको लिखो, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। लेकिन कंडीशन यहाँ पे एक दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, 90 से या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। इन दोनों का सम या उसके बराबर हो सकता है। दोनों का सम 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही रहेगा। तो ये जो कंडीशन है ना, ये कांस्टेंट जो डाला गया है, ये कांस्टेंट एक तरह का है कि हाँ आपको ये पता, जब आंसर आएगा ना तब वहाँ से चेक करना कि ए और बी तुम्हारा इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे। गिवन बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, गिवन दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अच्छा बताओ, ये a प्लस बी को छोड़ दो, इसको मान लो ये पूरा का पूरा तुम्हारा थीटा है, थीटा है। तो tan थीटा कब √3 देता है, tan थीटा √3 देता है जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, tan, ये समझो कि थीटा है a प्लस बी इज इक्वल टू, ये वाला √3 किस पे आता है, tan 60 डिग्री पे। अरे समझ गए क्या, ये रियल में थीटा है, tan के साथ जो लगा हुआ एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा। वो अलग बात है, यहाँ पे दो एंगल का सम है, बट रियल में ये tan थीटा ही है जो दो एंगल के सम के इक्वल है। तो बोल रहा है ये वाला वैल्यू √3 है। तो मुझे पता है कि tan √3 tan 60 पे होता है। अब इसे देखो, इसे क्या हो गया, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो क्या हम ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ, ऑल्सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फिर से भाई देखो, ये जो a माइनस बी है बच्चों, ये a माइनस बी, समझो ये तुम्हारा थीटा है। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 30 होता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अरे समझ रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल था, इधर भी tan है इधर भी tan है, तो a प्लस बी को 60 होना ही पड़ेगा, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा। ठीक उसी तरह से अगर इधर भी tan है इधर भी tan है, यहाँ a माइनस बी है यहाँ पे, तो इधर का वैल्यू तो फिक्स है, तो इसका पता क्या होगा, इसका क्या वैल्यू होगा। ऑब्वियस ही बात है, इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसको 30 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करो 1 एंड 2 को, क्योंकि प्लस बी है माइनस बी कैंसिल हुआ, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, यहाँ से 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना होता है, देखो 90 डिग्री होता है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कट करो आंसर आ गया 45 डिग्री। तो मतलब हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है 45 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन हमें देखो b का भी वैल्यू चाहिए था, b का वैल्यू निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हो जाएगा है ना, फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 को उधर ले जाओ तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 प्लस 5 50 प्लस 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास b का जो वैल्यू आ रहा है वो 15 डिग्री आ चुका है। अब आप देख सकते हो a का वैल्यू 45 है, b का वैल्यू 15 है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी भी कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 45 प्लस b का वैल्यू 15। आप देखो इसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री, और ये वाला वैल्यू 60 डिग्री जो है वो लेस देन इक्वल टू 90 को सेटिस्फाई कर रहा है।
यहाँ तक इक्वल तो हुआ ही नहीं है, 90 से छोटा ही है। तो मैंने जो आंसर निकाला है, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15, वो बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन 3 को आप इम्पॉर्टेंट मानो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में भी, तो किसी न किसी तरीके से स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ये समझना था। बच्चे क्या होता है ना, इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये a + b और √3 क्या आ गया। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छे से डिकोड करोगे तो समझ में आएगा कि tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये 1/√3 होगा, किस वैल्यू के लिए √3 होगा। जैसे ही लिखोगे 2 इक्वेशन मिल जाएगा और तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको छापो, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो चलो बच्चों, इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है, इसको हम लोग कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जल्द देखो, यहाँ पे हम लोग टेबल का हेल्प लेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा इस टेबल के रेफरेंस से। यहाँ पे जस्टिफाई जो करना है वो आप उसको वहाँ से लिख देना। देखो पहला क्वेश्चन है, sin a + b = sin a + sin b, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे sin a + b = मुझे प्रूव करना है sin a + sin b। तो क्या करो, रैंडम ले लो। a का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री और b का वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। मैं चेक करके देखता हूँ। sin a + b का मतलब क्या होगा, LHS को देखो, LHS होगा sin a + b मतलब 30 डिग्री + 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री। चेक करो, मैंने क्या किया, मैंने लेट ले लिया। यहाँ पे लेट a = 30, b = 60, और भी कोई वैल्यू ले सकते हो जो तुम्हें पता हो। हाँ, अगर 0 लेना है 30 ले लो, 0 45 ले लो, जो भी हो। मैं 30 60 ले लिया। अब मैं LHS में a और b का वैल्यू रख देता हूँ। a की जगह पे 30, b की जगह पे 60। जब दोनों को ऐड किया तो sin 90, और sin 90 का वैल्यू 1 आता है, तो LHS का वैल्यू 1 आ चुका है। अब RHS में देखो, RHS में बच्चों अगर मैं निकालूंगा तो sin a निकालूंगा, और a को मैंने लिया है 30, तो लिखेंगे sin 30, अब प्लस sin b मतलब sin b की जगह पे हम लोगों को 60 लेना पड़ेगा। 60 sin 30 डिग्री होता है 1/2, अब प्लस sin 60 डिग्री का वैल्यू अगर जाके देखो तो √3/2 है, √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे में 2 आया, यहाँ 1 + √3। आप देख सकते हो √3 का वैल्यू अगर रख भी देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा 1 + 1.732 और अप्रॉक्स डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जा रहा है 2 है ना 732 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पक्का है 1 से ज़्यादा आएगा। तो क्या ये दोनों LHS और RHS इक्वल हुआ? नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमारा वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन था कि sin a + b sin a + sin b के इक्वल होता है, क्या ये बात ट्रू है? इसको जस्टिफाई करो। मैंने 2 वैल्यू ले लिए, सामने में इसको देखा करके तो पता चला नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इक्वल हो जाएं, बट यहाँ पे तो हो नहीं रहे। अगर यहाँ पे sin a + b मतलब इक्वल टू sin a + b अगर करके देखे, आपको लगता है कि कहीं इक्वल हो जाए, तो आप करके देखना, नहीं होगा इक्वल। तो इसका कहने का मतलब है कि मैंने 30 और b, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने a और b का कोई रैंडम वैल्यू रखा तो यहाँ पे नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, sin 0 + 0 तो sin 0 ही होगा। sin a का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे होगा 0। sin b का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर दोनों को 0 रख दिया जाए तो ये वाला वैल्यू 0 + 0 हो जाएगा, तो sin 0 और ये वैल्यू देगा 0, क्योंकि 0 + 0। अब यहाँ sin 0 ये भी देगा 0, देखो यहाँ पे, और ये भी 0। मेरा कहने का मतलब है कि इस केस में तो ये इक्वल हो जा रहा है। देखो ना, a और b दोनों मैंने 0 ले लिया, तो a और b 0 लेने के बाद तो ये तो दोनों 0 ही रहेगा ना। तो sin 0 कितना आएगा, 0, और sin a मतलब sin 0 प्लस sin b मतलब sin 0। तो उस केस में 0 + 0 0 ही रहेगा। तो मैंने क्या बताया, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन जब भी कर रहे होंगे, अगर वो 99% केस में सही है और 1% जगह पे भी गलत हो गया तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये हो सकता है 0 के लिए सही है, बट 30 और 60 के लिए तो सही नहीं है, तो कहीं पे गलत हो गया। तो जब भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन करना हो तो हम गलत करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको गलत कर देते हैं। अगर वो गलत कर दिया हमने तो सही किस वैल्यू के लिए उसको हमें जाना ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम जो वैल्यू ले लिए उस पर सही हो गया, पता चला दूसरे वैल्यू पे गलत है, तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी होती है। इसीलिए ये इस वैल्यू पे तो सही हो रहा है बट इस वैल्यू पे सही नहीं हो रहा है, तो अगर एक जगह भी गलत हो गया तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, दिस इज नॉट राइट। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहीं से कर लेते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब खुद से देखो,
बोला साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। देखो 0 डिग्री पे ये 0 था, 30 डिग्री पे हाफ था, मतलब 0.5 के आसपास होगा। 1/√2, देखो √2 का वैल्यू यहाँ पे कम आएगा, तो ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर जैसे जैसे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पे देखो 0 आएगा। 1/2 का वैल्यू 0.5 है, देखो थोड़ा बढ़ा। इस तरह से देखो कि यहाँ पे 1/√2 थोड़ा और कुछ बढ़ जाएगा, 0.567 आ जाएगा। कैसे पता चल रहा है? √2 और 2 को कंपेयर करके, √2 इससे छोटा होगा, क्योंकि 2 और √2 में देखो √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे छोटा हो गया, तो जो डिवाइड करने वाला प्रोडक्ट होगा वो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है कि वैसे भी यहाँ से 0, यहाँ 0.5, इन दोनों को सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ देखो यहाँ 1 है, तो पता चल रहा है यहाँ पे 1 हो रहा है। तो ट्रेंड क्या है? धीरे धीरे ये वाला वैल्यू इंक्रीज करता चला जा रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है 0, 30, 45, 60, 90, तो ये क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। आप देख सकते हो 0 था, 0.5 था, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना, वो भी वैल्यू इससे बड़ा ही होगा इससे, और लास्ट में 1 दिखा रहा है कि वैल्यू सही में बढ़ता चला गया है। तो ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है, जिसको आप बोला था जस्टिफाई करने के लिए, तो यही एग्जाम्पल लिख देना, sin 0, sin 30, sin 45, और लास्ट में लिख देना क्या कि एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो ये बात गलत है, कॉस थीटा 0 पे 1 है और 90 पे वो 0 हो गया है, तो 1 से सीधे देखो ना, यहीं से देखो, इसको बीच में छोड़ भी देते हैं, 1 सीधे 0 हो रहा है। मतलब अगर हम राइट इधर से 0 से 90 पे जा रहा है, मतलब थीटा हमारा बढ़ रहा है। 0 से 90 का मतलब क्या है? थीटा हमारा बढ़ रहा है। तो जब थीटा हमारा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या बढ़ रही है? नहीं, वैल्यू 0 पे ही 1 था, फिर √3/2 हुआ, मतलब इसका वैल्यू कम होगा 1 से, फिर से कम होगा, यहाँ पे 0.5 हो गया होगा और फिर 0। तो क्या हो रहा है? 1 से कम होते होते कम हो रहा है। तो क्या होना चाहिए? इसकी जगह पे होना चाहिए कि हमारा जो वैल्यू है वो कॉस थीटा का डिक्रीजेज होना चाहिए एज थीटा इंक्रीजेज। लेकिन क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जो एक गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा हमारा सही है। नाउ सॉरी गलत है। फोर्थ देखो, लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो यहीं पे चेक करो, क्या यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है? क्या यहाँ पे इक्वल है? यहाँ पे सिर्फ इक्वल है, सिर्फ इस पॉइंट पे इक्वल है। 45 डिग्री पे इक्वल होने से क्या हम इसको बोलेंगे कि सब वैल्यू के लिए इक्वल होता है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत बात है, ये नहीं है, सही नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अरे समझ रहे हो क्या? सिर्फ 40 पे दिखा लिया साइन थीटा इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे ऑल वैल्यू पागल समझ रखा है क्या? ऑल वैल्यूज पे कैसे? सिर्फ 45 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है, समझ रहे हो क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने आपको पहले ही बोला, एक जगह भी गलत हो गया तो स्टेटमेंट को गलत होना ही होगा। अरे समझ गए क्या? चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी बातें बता रहा हूँ, दिमाग में जा रही है? बिल्कुल सही बात है। कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी कोई डाउट हो, देखो मैं फ्लो में, आप सामने में नहीं हो, मैं चीज़ों को बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे जा कर के वापस से देख सकते हो। क्लास में वैसे भी समझ में नहीं आता तो आप पूछते, अब यहाँ के पास पूछने का ऑप्शन नहीं है, बट ये मैं समझता हूँ कि सामने वाले बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं हर स्टेटमेंट, है ना, कहीं कहीं मैं फास्ट भी जाता हूँ, लेकिन ये सोचते हुए कि आप जानते होगे। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को क्या करो, बैक करो और फिर से इसको रिपीट कर लो। मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, आप देख सकते हो, चाहे रेशियो लिखने की बारी हो, ऑफलाइन क्लास में मैं लिखता तो बात ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लासेज में भी 3 बार 4 बार लिख दिया हूँ इसको, तो आप बार बार जब देखोगे तो याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है 8.2 का, लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब देखो खुद से देखो, 0 पे कॉट का वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये जो लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ये सही लिखा है या गलत? तुम ही बताओ। अरे बताओ ना, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 सही लिखा है गलत? देखो ना, नॉट डिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है, तो ये बात भी इसने सही लिखा है, ये दिस इज ट्रू। अब वैसे भी देख सकते हो, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0 पे देखो ना, कॉस ए कितना होता है? ए इक्वल टू 0 पे कॉस ए होता है 1, और साइन ए कितना होता है? साइन 0 हो जाता है 1/0। तो आपको पता है नीचे में 0 हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये बात ट्रू थी यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा 8.2 कंप्लीट हो गया। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देखो,
इस वैल्यू को देखो, इस टेबल को, ये टेबल आपको याद होगा तो मैंने सारे क्वेश्चंस करके दिखाया है। देखो हर जगह पे ये टेबल आपको मैंने रखा है सामने में कि आप इसको देख के इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। बिना इसके आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए ये टेबल का आना ज़रूरी ही नहीं। हमको लगता है कि क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता, मतलब कंपलसरी है। बहुत कुछ भी करो, ये इसको याद करो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा। एक एक्सरसाइज को 2 बार कर लो, याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ तरीका हर स्टूडेंट का अपना होता है, उसको अप्लाई करो और इन सारे कंसेप्ट को, है ना, एक बार समझते हुए, है ना, प्रैक्टिस कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.3 करेंगे और 8.3 जो हमको लगता है कंप्लीमेंट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें बहुत आसान है वो, उसमें ज़्यादा फार्मूला भी नहीं, वहाँ पे भी 6 फार्मूला आएगा, उसको हम लोग समझेंगे। और फिर लास्ट में हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है और उसको कंप्लीट करते ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसी राह पे निकल चुके हैं, तो इसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा और हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार लिखो और मुझे लगता है कि आप अच्छा करोगे। तो आप ये प्रॉमिस करो कि आप इसको बार बार करोगे। इसी प्रॉमिस के साथ आज का क्लास यहाँ पे हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें चलना होगा और फिर मिलने के लिए टाइम देते हैं आपको। इसको प्रैक्टिस करो। मिलने के लिए हम नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें मिलते हैं, तो उसमें 8.3 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कर लेंगे, फिर 8.3 को भी कर लेंगे। तो आज इतना ही रहने दो, तब तक के लिए देखते रहो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो। और भी कोई टॉपिक में डाउट होता है उस टॉपिक के वीडियो जाके देखो, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।